हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। इसमें हम लोग पढ़े थे फोक ड्रामा के बारे में हम लोग जाने थे, और आज के क्लास 7 शुरू होने वाला है। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में सब कुछ हम जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। भारत के प्राचीन मंदिर ये सिर्फ पूजा की जगहें नहीं हैं, बल्कि इंजीनियरिंग और कला के वो शानदार नमूने हैं जो हमें हैरत में डाल देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इन विशाल ढांचों के पीछे कौन से अलग-अलग आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स हैं? और बस यही आज का हमारा मेन सवाल है। इस विश्लेषण में हम पूरे देश की एक यात्रा पर निकलेंगे और उन खास आर्किटेक्चरल सिग्नेचर्स को पहचानना सीखेंगे जो इन मंदिरों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम उत्तर से दक्षिण और फिर दक्कन के पठार तक का एक आर्किटेक्चरल सफर करेंगे। हम 3 मुख्य शैलियों नागर, द्रविड़ और वेसर को समझेंगे, और हाँ, उड़ीसा की अनोखी कलिंग शैली पर भी एक नजर डालेंगे। तो हमारी यात्रा शुरू होती है उत्तर भारत से, जहां 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच नागर शैली फली फूली। ये मंदिर अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए जाने जाते हैं। ऐसा लगता है मानव वे आसमान छूने की कोशिश कर रहे हों। तो एक नागर मंदिर को कैसे पहचाने? अच्छा, इसकी शुरुआत होती है इसके बेस से। ये हमेशा एक ऊंचे प्लेटफॉर्म या जगती पर बना होता है, जो इसे दुनियावी जमीन से ऊपर उठाता है। फिर आता है गर्भगृह, मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा, जहां मुख्य देवता होते हैं। गर्भगृह के ठीक सामने होता है मंडप, एक खंभों वाला हॉल जहां भक्त इकट्ठा होते हैं। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ी पहचान है, वो है ऊंचा घुमावदार शिखर। अब ये शिखर जो है ना, यही नागर शैली की असली पहचान है। इसकी बनावट एक पहाड़ की चोटी जैसी होती है, जो ऊपर जाते जाते पतली होती जाती है। शिखर के बिल्कुल टॉप पर एक डिस्क जैसी चीज होती है, जिसे आमलक कहते हैं, जो इसकी एक और खास पहचान है। इतिहास में इसके कई शानदार उदाहरण मिलते हैं। जैसे चंदेल राजवंश ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया, जो अपनी बारीक मूर्तिकला के लिए मशहूर है। और थोड़ा और पीछे जाएं तो उत्तर प्रदेश में गुप्त काल का भीतरगांव मंदिर, जो भारत के सबसे पुराने ईंटों से बने मंदिरों में से एक है, वो भी इसी शैली का एक शुरुआती रूप दिखाता है। चलिए अब देश के दक्षिणी हिस्से की ओर चलते हैं और विशाल और जटिल द्रविड़ शैली के मंदिरों की दुनिया में कदम रखते हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि अपने आप में पूरे के पूरे मंदिर शहर हैं, जो अपनी भव्यता और डिटेलिंग के लिए जाने जाते हैं। द्रविड़ शैली की पहचान नागर से बिल्कुल अलग है। यहाँ मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवारें होती हैं, जिन्हें प्राकार कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर पहाड़ जैसा शिखर नहीं, बल्कि एक सीढ़ीदार पिरामिड जैसा टावर होता है, जिसे विमान कहते हैं। और शायद जो सबसे बड़ा अंतर है, वो हैं इसके विशाल एंट्री गेट्स, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम द्रविड़ वास्तुकला की शान है। ये सिर्फ दरवाजे नहीं हैं, बल्कि ये विशाल टावर हैं, जो कई बार तो मंदिर के मुख्य टावर यानी विमान से भी ऊंचे होते हैं। ये मूर्तियों से सजे होते हैं और दूर से ही मंदिर की भव्यता का ऐलान करते हैं। तो ये है सबसे बड़ा और सबसे आसान फर्क, जिसे याद रखना है। उत्तर में घुमावदार पहाड़ जैसा शिखर और दक्षिण में सीढ़ीदार पिरामिड के आकार का विमान, दो बिल्कुल अलग अलग स्काईलाइंस। और एंट्री गेट्स की कहानी में भी बहुत बड़ा अंतर है। नागर मंदिरों में एंट्री गेट साधारण होते हैं, जबकि द्राविड़ मंदिरों में बड़े बड़े और सजे धजे गोपुरम होते हैं, जो मंदिर का फर्स्ट इंप्रेशन एकदम ग्रैंड बना देते हैं। दक्षिण भारत तो ऐसे मंदिरों के खजानों से भरा पड़ा है। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर के बारे में सोचिए, जिसे महान चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। या फिर महाबलीपुरम का शोर मंदिर, जो समंदर के किनारे खड़ा है। और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, जो अपने हजारों रंग बिरंगी मूर्तियों वाले गोपुरम के लिए दुनिया भर में फेमस है। अब दक्कन क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें मिलती है वेसर शैली। ये स्टाइल उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का एक बहुत ही क्रिएटिव मिक्सचर है, जो दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों को एक साथ ले आता है। वेसर शैली को एक आर्किटेक्चरल मिक्स एंड मैच की तरह समझा जा सकता है। इसमें नागर स्टाइल से चौकोर गर्भगृह ले लिया, लेकिन उसके ऊपर का टावर द्रविड़ स्टाइल के विमान जैसा सीढ़ीदार बना दिया। साथ ही दक्षिण भारतीय मंदिरों की तरह यहां भी अक्सर मंदिर के सामने नंदी मंडप देखने को मिल ही जाता है। इस अनोखी शैली के सबसे शानदार उदाहरण हमें कर्नाटक में मिलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और होयसल राजवंश का हलेबीडु में बना होयसलेश्वर मंदिर, जो अपनी कमाल की बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है, उसे तो वेसर शैली का शिखर माना जाता है। भारतीय मंदिर वास्तुकला में बहुत वैरायटी है।
इसका एक बेहतरीन उदाहरण है उड़ीसा की कलिंग शैली। वैसे तो ये नागर शैली का ही एक सब टाइप है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग बहुत खास पहचान है। कलिंगा मंदिर के स्ट्रक्चर को समझना बहुत आसान है। जो मेन टावर है जिसमें गर्भगृह होता है उसे रेखा देउल कहते हैं। उससे जुड़ा हुआ जो हॉल है जिसकी छत पिरामिड जैसी होती है उसे पीड़ा देउल या जगमोहन कहा जाता है। बस इन दो स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन ही इसे एक यूनिक लुक देता है। और हाँ, कलिंग वास्तुकला का शायद सबसे मशहूर उदाहरण कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और ये अपनी कमाल की नक्काशी और एक विशाल रथ जैसी बनावट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो हमने 3 मुख्य शैलियों और एक रीजनल वेरिएशन का सफर तय कर लिया। अब इन सब की मेन विजुअल पहचान को शॉर्ट में देखते हैं ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। तो चलिए इन मेन पहचानों को एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। उत्तर में घुमावदार शिखर देखिए, वो नागर शैली है। दक्षिण में विशाल एंट्री गेट गोपुरम और सीढ़ीदार विमान देखिए, वो द्रविड़ शैली है। और दक्कन में अगर दोनों का मिलाजुला रूप दिखे तो वो वेसर शैली है। और याद रखिए, ओडिशा की अपनी खास कलिंग शैली है, जैसे कोणार्क के सूर्य मंदिर में। ये बात वेसर शैली के सार को बहुत खूबसूरती से समझाती है। ये सिर्फ पत्थरों का मेल नहीं है, बल्कि ये आर्किटेक्चर में कल्चरल संगम का एक प्रतीक है, जहां 2 महान परंपराएं मिलकर कुछ नया और अनोखा बनाती हैं। ये मंदिर सिर्फ आर्किटेक्चर की अलग-अलग स्टाइल नहीं है, ये राजवंशों की ताकत, कारीगरों की श्रद्धा और एक पूरी सभ्यता की सांस्कृतिक पहचान के सबूत हैं। तो अगली बार जब किसी मंदिर को देखें तो बस एक पल रुककर सोचिएगा, ये प्राचीन पत्थर आज हमें अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के बारे में क्या कहानियां सुना रहे हैं।